नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हसल स्टोरीज चैनल। आज इस स्टोरी में हम एक ऐसे शख्स की कहानी आपको बताएंगे जिसने दुनिया में एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जिसका सामान हम अपने जीवन में डेली बेसिस पर यूज करते हैं और हम उनकी कंपनी का लगभग डेली बेसिस में नाम भी सुनते हैं। हम बिल गेट जी के एक कोट से इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं जिसमें उन्होंने बोला था, पर बॉर्न पुअर इज नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट। इट मीन्स अगर आप मिडिल क्लास फैमिली या पुअर क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं तब भी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। आपको बस मेहनत करनी होगी, अपने काम को इम्प्लीमेंट करना होगा और सही रास्ते पर लेकर जाना होगा। अगर आप अब भी नहीं समझे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। उनका नाम लेट श्री धीरज लाल हीराचंद अंबानी है, जिनको हम धीरू भाई अंबानी के नाम से भी जानते हैं। धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हीराचंद गुरद भाई अंबानी एंड जमुनाबेन अंबानी के यहाँ जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात की एक पुअर फैमिली में हुआ था। उनके फादर हीराचंद अंबानी जी गांव के ही एक स्कूल में टीचर थे, वहीं उनकी माँ उल्काबेन अंबानी हाउसवाइफ थी। धीरू भाई अंबानी अपने घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वे हमेशा सपना देखते थे अमीर बनने का और वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकें फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलने के लिए। इसके लिए भी वह हमेशा सोचते रहते थे। धीरू भाई अंबानी जन्म से ही बिजनेसमैन थे। वे बचपन में ही पकौड़े बेचा करते थे। उनके गुजरात में एक तीर्थ स्थान था, माउंट गिरनार लोकेटेड था। वहां पर वह पकौड़े बेचने जाया करते थे अपने स्कूल के समय के बाद। उन्होंने अपनी पढ़ाई हाई स्कूल के बाद छोड़ दी क्योंकि उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी। उस टाइम धीरू भाई अंबानी के बड़े भाई एडन में, जो कि यमन में एक शहर है, में काम करते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वह भी काम करने के लिए एडन में शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने जाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स एंड पासपोर्ट रेडी भी कर लिए। फाइनली धीरू भाई अंबानी यमन जाने के लिए रेडी हो गए। बट जब वह शिप पर पहुंचे तो पता चले कि उस शिप में कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है और शिप पूरी तरह से भरी हुई है, फुल है। बट उन्होंने एडन जाने का, यमन जाने का सपना नहीं छोड़ा और उन्होंने पक्का मन बना रखा था वहां जाने के लिए। तो उन्होंने पैसेंजर शिप को छोड़कर कार्गो शिप से वहां जाने का निश्चय किया। कार्गो शिप दोस्तों होती है जिसमें हम सामान यहाँ से वहां भेजते हैं, कंट्री से दूसरी कंट्री में। हालांकि कार्गो शिप से एडन पहुंचना आसान नहीं था, बट धीरू भाई अंबानी खुश थे कि वे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। इन 1948 धीरू भाई अंबानी एडन पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी जॉब कंफर्म की। क्लरिकल जॉब उन्हें मिली थी डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट में। ए बैसे कंपनी एक करके थी, उसमें उन्हें जॉब मिली थी। ए बैसे एंड कंपनी जो थी वह लार्जेस्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेडिंग फर्म थी, जो कि बहुत सारे आइटम्स जैसे कि फूड ग्रेन्स, टेक्सटाइल्स, पेट्रोलियम एक्सेट्रा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेड करती थी। यहाँ से उन्होंने सीक्रेट्स ऑफ ट्रेड सीखे एंड कई कॉन्टेक्ट्स बनाए फॉरेन बिजनेसमैन के साथ। एस धीरू भाई अंबानी गुजराती मीडियम से पढ़े हुए थे, तो उन्हें प्रॉब्लम होती थी इंग्लिश बोलने में, जैसा कि हमारे इंडिया में आज से 10 साल पहले बहुत लोगों के साथ हुआ करता था। वह ना हिंदी के रह पाते थे और ना ही इंग्लिश लैंग्वेज सीख पाते थे अच्छे से। तो धीरू भाई अंबानी समझ गए कि इंग्लिश लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है उनके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो इंग्लिश सीखने के लिए उन्होंने कई रिलीजियस बुक्स एंड ट्रेड मैगजीन्स पढ़ी जिससे उनकी वोकेबलरी इन इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी हो सके एंड उनके साथ उन्होंने सीखा स्किल और मैनेजिंग पीपल। उस टाइम पर उन्होंने इंटरेस्ट लिया और सीखने के लिए अबाउट बिजनेस के बारे में सीखने के लिए उन्होंने साथ में गुजराती ट्रेडिंग फर्म में भी काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ धीरू भाई अंबानी ने कई सारी इंपॉर्टेंट स्किल्स लाइक अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, डीलिंग विद बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, प्रिपेयरिंग शिपिंग पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स को भी सीखा। उनके मैनेजमेंट स्किल से इम्प्रेस होकर उन्हें प्रमोशन मिल गया एंड वह मैनेज करने लगे वहां पर सेल गैस स्टेशन, जो कि रन किया जाता था ए बेसेंट कंपनी के द्वारा ही। धीरू भाई अंबानी ने 7 साल एडन में वर्क किया। 1950 के टाइम मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस चल रहा था, तो इसलिए धीरू भाई अंबानी को वहां से अपनी वाइफ आना पड़ा और 9 साल के बच्चे जो कि मुकेश अंबानी थे के लिए अप्रैल 1957 में और जॉब को छोड़ दिया। उसके बाद धीरू भाई अंबानी के जीवन में अनिल अंबानी, नीना बी कोठारी एंड दीप्ति जी ने जन्म लिया। बर्थ ऑफ रिलायंस कैसे हुआ? धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन को फाउंड किया अपने सेकंड कजन चंपक लाल दामनी जी के साथ, और यान को इंपोर्ट करना और मसालों का एक्सपोर्ट करना यमन में शुरू किया। शुरुआती दिनों में धीरू भाई अंबानी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट नहीं लगा पा रहे थे, तो उन्होंने मसाला ट्रेडिंग का बिजनेस कंटिन्यू रखा।
शुरुआत के समय से ही धीरू भाई अंबानी ने ज़्यादा प्रायोरिटी क्वालिटी को लेकर रखी हुई थी, तो उन्होंने बल्क में मसाला ट्रेड करना शुरू किया विद लो प्रॉफिट मार्जिन्स। इन 1965 पार्टनरशिप ऑफ धीरू भाई अंबानी एंड चंपकलाल दामनी जी के साथ उनकी एंड हो गई, बिकॉज दोनों के विजन्स डिफरेंट थे इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। धीरू धीरू भाई अंबानी एक रिस्क टेकर भी थे, बिकॉज मसालों का बिजनेस को करने के बाद धीरू भाई अंबानी को रियलाइज हुआ कि यान बिजनेस में पोटेंशियल एंड प्रॉफिट ज़्यादा है, बट साथ में हाइयर रिस्क भी है। हालांकि उन्हें कोई भी एक्सपर्टीज नहीं थी यान बिजनेस के बारे में, तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी उसके लिए और नए कॉन्टेक्ट्स बनाए उन लोगों के साथ जो इस बिजनेस को ऑलरेडी काम कर रहे थे, सो दैट उन्हें यान बिजनेस के बारे में नॉलेज मिल सके। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन स्टार्ट हुआ था एक छोटे से रूम में और एक टेलीफोन, एक टेबल और 3 चेयर के साथ। धीरू भाई अंबानी नेगोशिएशन मास्टर भी कहा जाता था, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट बात यान बिजनेस में थी कि उसे इंपोर्ट करना था, एंड उसके लिए धीरू भाई अंबानी के पास फंड्स नहीं थे। सो उन्होंने कन्विंस किया लेंडर्स से कि उन्हें मनी प्रोवाइड करें, जिसके बदले में वह उन्हें अच्छा इंटरेस्ट रिटर्न करेंगे, जो कि मार्केट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। धीरू भाई अंबानी ने सफिशिएंट फंड कलेक्ट कर लिया, उन्होंने अपने लेंडर्स को कन्विंस कर लिया, उनके लेंडर्स कन्विंस हो गए उनके ऑप्टिमिज्म से। नाउ धीरू भाई अंबानी बिकेम वेल नोन बिजनेसमैन। उन्होंने अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से रन किया, बिकॉज उन्होंने उसे पहले एडन में वर्क करते समय सीख लिया था। आफ्टर सम टाइम उन्होंने डिसाइड किया सिंथेटिक फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का। उस टाइम नेचुरल फैब्रिक लाइक कॉटन, सिल्क पॉपुलर था, बट सिंथेटिक फैब्रिक इतना मशहूर नहीं था उस टाइम पर। धीरू भाई अंबानी जानते थे फ्यूचर ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स लाइक नाइलॉन एंड पॉलिस्टर में जो कि था, और इस दूर के विजन को रखने वाले धीरू भाई अंबानी अब जाने जाने लगे थे पॉलिस्टर प्रिंस के नाम से। इन 1966 उन्होंने शुरू किया एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री जो कि नरोदा, अहमदाबाद, गुजरात में थी, जिसमें उनका एम था मास प्रोड्यूसिंग एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल प्रोड्यूस करना इन शॉर्ट टाइम। एवरी वीकेंड धीरू भाई अंबानी फ्लाई करते थे मुंबई से अहमदाबाद के लिए टू सी द प्रोग्रेस ऑफ फैक्ट्री, एंड वहाँ के फैक्ट्री वर्कर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वे वहाँ जाते थे। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट तेजी से बढ़ रही थी, बिकॉज रुपीज़ की वैल्यू कम हो रही थी इंटरनेशनल मार्केट में, बट इस हर्डल से धीरू भाई अंबानी की डिटर्मिनेशन को कोई फर्क नहीं पड़ा और उनका प्रोजेक्ट चलता रहा। 1967 में नरोदा फैक्ट्री में प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया फैब्रिक का। धीरू भाई अंबानी जानते थे कि मार्केट में उन्हें प्रॉब्लम्स आएंगी जब वे अपना प्रोडक्ट को मार्केट में उतारेंगे, बिकॉज पहले से जमे हुए मार्केट के बड़े मिल वालों ने धीरू भाई अंबानी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे थे और पैदा करना शुरू भी कर दी थी। उन्होंने होलसेलर से बोला था कि वे लोग फैब्रिक बाय ना करें रिलायंस से, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि उनके फील्ड में कोई भी नया इंसान आकर काम करना शुरू करे। धीरू भाई अंबानी भी बट हार मानने वालों में से नहीं थे, सो उन्होंने अपना फैब्रिक का स्टॉक उठाया और डायरेक्टली सेल किया रिटेलर्स को जो कि स्ट्रीट में बैठा करते थे, उनकी शॉप्स हुआ करती थी, उनको डायरेक्टली बेचना शुरू कर दिया। उनके ब्रांड का नाम था विमल। तो उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई। अपने प्रोडक्ट के लिए उन्होंने एक स्लोगन निकाला, ओनली विमल, एज एन आंसर टू एलिमिनेट मोनोपोली ऑफ बिग मिल ओनर्स। ये उनका जवाब था उन बड़े मिल मालिकों के लिए जो कि अभी तक अपनी मोनोपोली इंडिया में चलाया करते थे। जो रिटेलर्स थे वो भी बहुत इम्प्रेस्ड हुए प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखकर, और उन्हें वह चीज़ रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल हो रही थी। सो धीरू भाई अंबानी का टेक्सटाइल प्रोडक्ट विमल ब्रांड से तेजी से मार्केट पकड़ने लगा था। बहुत ही कम समय में विमल फाइनेस्ट एंड बेस्ट सेलिंग फैब्रिक ब्रांड्स बन गया था। आखिर में विमल एक प्रीमियम फैब्रिक ब्रांड बन गया। इंडिया का एंड टेक्सटाइल मिल भी अब मॉडर्नाइज हो गई थी और विमल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होने लगे थे। 58 कंट्रीज में विमल प्रोडक्ट्स अब एक्सपोर्ट होने लगे थे। इसके लिए रिलायंस को एक्सपोर्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला, और वह भी कई बार मिला। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से बिजनेस अब प्रॉफिटेबल होने लगा था। इवन उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल था, फिर भी कई पुराने बड़े मिल ओनर्स अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ सम गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो धीरू भाई अंबानी को रियलाइज हुआ कि अगर वह अपना बिजनेस बिग स्केल में कन्वर्ट कर लेंगे तो उनके कॉम्पिटिटर्स उस पोजीशन में नहीं होंगे कि उनको ट्रिबल क्रिएट कर सकें। उन्होंने रिलायंस को बिग स्केल में एक्सपेंड करने का काम शुरू कर दिया, बट
टू एक्सपेंड हिज बिजनेस उन्हें ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए था। तो धीरू भाई अंबानी ने बैंक की तरफ रुख किया, बैंक से लोन लेने का प्लान किया, बट बैंक ने उन्हें मना कर दिया, यह कहकर कि उनके पास सिर्फ एक ही मिल है अभी। तो धीरू भाई अंबानी शेयर मार्केट को भी अच्छी तरीके से समझते थे। धीरू भाई अंबानी ने डिसाइड किया कि वह मनी रेज करेंगे आईपीओ रूप से एंड रिलायंस का प्रॉफिट शेयर करेंगे इंडियंस के साथ। सो रिलायंस का लिस्ट किया गया आईपीओ मार्केट में। ह्यूज वैल्यू के साथ रिलायंस के शेयर मार्केट में आए और वह कई बार ओवर सब्सक्राइब भी हुए, जिसकी वजह से रिलायंस ने बहुत सारा फंड रेज कर लिया था। 1972 तक रिलायंस टेक्सटाइल एक ह्यूज ब्रांड बन गया था। इन 1975 रिलायंस ब्रांड को नोड ऑफ एक्सीलेंस मिला वर्ल्ड बैंक से एंड जिसकी वजह से वो स्पीड अप मिला टू अपग्रेड एंड एक्सपेंशन करने के लिए अपने बिजनेस ऑपरेशंस को, जो कि उनके प्लांट में हुआ करते थे। बिटवीन 1984-1996 रिलायंस टेक्सटाइल मॉडर्नाइज होने लगी बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन्स। एंड इस टाइम के बीच में मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी ने रिलायंस को ज्वाइन कर लिया था और साथ में रिलायंस ने एक्सपेंड किया कई और बिजनेस में, जैसे कि एनर्जी, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोकेमिकल्स एटसेट्रा। अब हम समझते हैं कि हम धीरू भाई अंबानी की लाइफ जर्नी से क्या कुछ सीख सकते हैं। हम स्लोगन्स के साथ उसे कंप्लीट करेंगे, देन उसकी स्टोरी भी बैक एंड में बताएंगे। धीरू भाई अंबानी का एक स्लोगन था, यू कैन विन द वर्ल्ड इफ यू डेयर टू ड्रीम बिग। जैसे कि धीरू भाई अंबानी स्कूल में जब थे तभी उन्होंने ड्रीम किया था फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने का, इसलिए वह पकोड़ा सेल करते थे आफ्टर स्कूल। बाद में उन्होंने दूसरे कंट्री यमन में जाकर जॉब करने का सोचा और वह वहाँ तक पहुँचे भी जॉब करने के लिए। उन्होंने अपनी जॉब भी सिक्योर की। वहाँ जाने के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा, बट फिर भी वह वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ जाकर अपनी जॉब सिक्योर की। उन्होंने ड्रीम किया इंडिया में बिजनेस करने का, सो उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को स्टेबलाइज किया अपने सेकंड कजन धीरू भाई अंबानी ने अपने सेकंड कजन के साथ, जिनका नाम था चंपकलाल दामनी जी। धीरू भाई अंबानी को बिग सक्सेस मिली बिकॉज उन्होंने बड़े सपने देखे और फिर उस पर वर्क भी किया, इम्प्लीमेंट भी किया। जैसे कि हम सब जानते हैं, कोई भी बड़ी जर्नी स्टार्ट होती है स्मॉल स्टेप से, वैसे ही कोई भी बड़ा काम स्टार्ट होता है स्मॉल ड्रीम से। ड्रीम आपके ट्रू होते हैं अगर आप कंटिन्यूसली उस पर वर्क करते रहते हैं। देन सेकेंड पॉइंट जो कि हम धीरू भाई अंबानी के लाइफ से सीख सकते हैं, रिस्क इज द बिगेस्ट टीचर। धीरू भाई अंबानी एक बड़े रिस्क टेकर एंटरप्रेन्योर थे उस वक्त के। वह और भी कॉन्फिडेंट एंड नॉलेजेबल पर्सन बने बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ में बिग रिस्क लिए एंड उस पर काम किया, उसे इम्प्लीमेंट किया उन्हें ग्रो करने में, जिससे कि अपॉर्चुनिटी मिली। धीरू भाई अंबानी ने बहुत से रिस्क अपने लाइफ में लिए, जैसे कि अपने कंट्री को छोड़ना फॉर एम्प्लॉयमेंट, जॉब को रिस्क में रखना टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, अपने बिजनेस डायरेक्शन को चेंज करना फ्रॉम स्पाइसेस टू यान मिल, न्यू बिजनेस में एंट्री करना जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशंस एटसेट्रा। ही अचीव्ड ग्रैंड सक्सेस बिकॉज ऑफ हिज रिस्क टेकिंग एबिलिटी। नाउ थर्ड लेसन इज आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड नेवर लूज होप। धीरू भाई अंबानी ने अपने बिजनेस लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स फेस की, बट वह हमेशा सही काम करते रहे एंड कभी भी अपनी होप नहीं खोई। उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की, जैसे कि उनकी पार्टनरशिप भी अपने भाई चंपकलाल दामनी जी से टूट गई थी, बट उन्होंने अपने बिजनेस को बंद नहीं किया और वह उस पर काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। इसका एक और एग्जाम्पल है, जब 1966 में इंडियन रुपीज़ की वैल्यू गिरी तब भी धीरू भाई अंबानी को प्रॉब्लम्स आई अपने टेक्सटाइल मिल के कंस्ट्रक्शन में, बट उन्होंने तब भी होप नहीं हुई। इवन जब उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया तब भी बिग मिल ओनर्स ने उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट किया, बट उन्होंने उस प्रॉब्लम से भी समझदारी के साथ फाइट किया। इवन इन 1986 में उन्हें पैरालाइज अटैक भी हुआ और उनका राइट हैंड काम करना बंद कर दिया था। So Dhiru Bhai Ambani achieved great success even after facing many setbacks and problems relating to family, government, wealth, health. He boldly faced all the problems and took them as challenge and worked upon them. धीरू भाई अंबानी को सक्सेस पाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जैसे कि फैमिली, गवर्नमेंट, वेल्थ एंड हेल्थ के साथ भी, बट उन्होंने इन सारी प्रॉब्लम्स को बोल्डली फेस किया और उन्हें एज अ चैलेंज की तरह लिया और उस पर काम करना शुरू किया।
तो हम बात करेंगे धीरू भाई अंबानी के लाइफ से हम और क्या लर्निंग्स ले सकते हैं। धीरू भाई अंबानी ने कहा है, थिंक बिग, थिंक फास्ट एंड थिंक अहेड बिकॉज आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली। आपको अपने फील्ड में सक्सेस पाने के लिए हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, तेजी से सोचना चाहिए और एडवांस सोचना चाहिए, तभी आप अपने कंपटीशन के सामने सर्वाइव कर पाएंगे। उन्होंने यह भी बोला, यू मस्ट हैव गट्स टू ड्रीम बिग बिकॉज इफ यू डोंट ड्रीम समवन एल्स विल हायर यू टू हेल्प देम बिल्ड देयर ड्रीम्स। आपके पास गट्स होने चाहिए बड़े सपने देखने के, उनको पूरा करने के, उनको इम्प्लीमेंट करने के। नहीं तो आपको कोई और कंपनी हायर कर लेगी, कोई और पर्सन हायर कर लेगा अपने ड्रीम्स पूरे करवाने के लिए। वाइल वर्किंग इन पेट्रोल पंप, धीरूभाई अंबानी ने सपना देखा पेट्रोलियम कंपनी बनाने का, शुरू करने का, एंड बाद में उन्होंने यह करके भी दिखाया। उन्होंने दुनिया की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी जामनगर गुजरात में शुरू की। शुरुआती दिनों में धीरूभाई अंबानी फॉरेन कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी गए, अपनी जॉब के लिए भी गए, बट आज रिलायंस 108 देशों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। धीरूभाई अंबानी बहुत ही डिफरेंट सोच रखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया में 1977 में पब्लिकली इशू किया आईपीओ फॉर रिलायंस, और उसके रिजल्ट के बदौलत रिलायंस ने 58,000 इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए शुरुआती मौका दिया। नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज इज द फर्स्ट कंपनी इन द फॉर्च्यून इंडिया विद इन 500 रैंकिंग्स। आज के समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स है इंडिया के जीडीपी में। धीरूभाई अंबानी हमेशा से चाहते थे कि इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बने और रिलायंस इंडस्ट्रीज उसमें कंट्रीब्यूट करे। आज के समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज 1,95,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है। धीरूभाई अंबानी के लाइफ के बारे में एक मूवी बनी है जो हम सब ने शायद देखी होगी, गुरु मूवीज, जो 12 जनवरी 2007 में रिलीज हुई थी, और उसमें मुख्य किरदार के रूप में अभिषेक बच्चन ने काम किया था। उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन भी अभिषेक बच्चन के वाइफ के तौर में काम करते हुए नजर आई थी। धीरूभाई अंबानी की लाइफ स्टोरी हमें सिखाती है कि सक्सेसफुल बनने के लिए इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पास हार्ड वर्क, विल पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना कि इम्पोर्टेंट है कैपिटल, एजुकेशन एंड सपोर्ट। ऐसी कई स्टोरीज और भी सुनने के लिए आप हमारी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हम ऐसी कई स्टोरीज और भी कवर करते रहेंगे, जिसमें स्टार्टअप्स, बिजनेसमैन जिन्होंने शुरुआती दिनों में अपने स्ट्रगल किया और बाद में उन्होंने सक्सेस पाई। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू। राम राम जी।